हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश भारत में विदेश नीति। टॉपिक का क्या नाम है? ब्रिटिश भारत में विदेश नीति। आज हम विदेश नीति के बारे में चर्चा करेंगे। विदेश नीति के चर्चा करने को शुरू करने से पहले, क्लास लेने से पहले, मैं कल भारत में आधुनिक भारत में न्याय व्यवस्था पढ़ रहा था। तो न्याय व्यवस्था में मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो न्यायिक सुधार किया था, उस सुधार में यह था कि अगर 14 साल तक किसी व्यक्ति को अपराध की सजा मिलने का उसमें दंड का प्रावधान है, किसी अपराध के लिए 14 साल के दंड का प्रावधान है, तो उस केस को सुनने की शक्ति दी गई सेशन जज को। और 14 साल से अगर कोई अपराध का ज्यादा दंड है तो उसको सुनेगा सदर जज। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह प्रावधान किया कि जिस अपराध की सजा, जो अपराध का जो दंड है वो 14 साल से कम है तो उसकी सुनवाई सेशन जज करेगा, और 14 साल से ज्यादा है तो उसकी सुनवाई सदर जज करेगा। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का सुधार था। यही एक पॉइंट था, बाकी सब एज इट इज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं ब्रिटिश भारत में विदेश नीति। आखिर ब्रिटिश भारत की जो विदेश नीति थी वो भारतीय आवश्यकता के अनुसार नहीं था। इसको याद रखिएगा, भारतीय आवश्यकता के अनुसार नहीं था, यहाँ के लोगों की आवश्यकता का नहीं था। ये ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति से प्रभावित था। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति से प्रभावित था। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का दो प्रमुख उद्देश्य था: भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा, और यहां से भारतीय साम्राज्य से जो व्यापार होता है वो जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। ये ही मानसिकता से जो विदेश नीति के दो आवश्यक पिलर थे। आखिर विदेश नीति इस समय तैयार करने का जो है क्यों कारण पड़ गया? तो कारण यह था कि देखिए, भारतीय आवश्यकता इसलिए नहीं कि भारत स्वतंत्र नहीं था, भारत पराधीन देश था। तो पराधीन देश, जो शक्तिशाली जो देश राज करता है, विदेश नीति उसी के अनुसार प्रचारित होती है। खैर, भारत विदेश नीति, स्वतंत्र विदेश नीति को शुरुआत करने वाला अगर कोई था तो ब्रिटिश ही था, क्योंकि यातायात और संचार का विकास हो चुका था। यातायात और संचार का विकास हो चुका था। भारत का प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण हो गया था, चाहे पुनर्गठन कह लीजिए इसको। यातायात और संचार का विकास हो चुका था, प्रशासनिक और राजनीतिक पुनर्गठन हो चुका था भारत का। उसके बाद तीसरा यह था कि अब जो है भारत की जो प्राकृतिक सीमा है या भौगोलिक सीमा है, उसको जो है एक तरह से कहा जाए कि रेखांकित कर दिया जाए, ताकि भारत की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं हो। यही सब कारण था। ब्रिटिश भारत की जो विदेश नीति के जो प्रमुख आयाम है, विशेषताएं हैं, वो यही है। अब हम एक एक करके भारतीय ब्रिटिश नीति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेपाल के बारे में। नेपाल, देखिए, नेपाल जो है उसके उत्तर में चीन है और दक्षिण में भारत की सीमा है। दक्षिण में भारत की सीमा है। नेपाल चाह रहा था कि हम अपना विस्तार करें, लेकिन उत्तर की ओर विस्तार नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन है। चीन एक शक्तिशाली राज्य भी है, और चीन का जो भौगोलिक इलाका है वो भी कुछ इस प्रकार का है कि नेपाल उत्तर की ओर नहीं बढ़ सकता है। तो नेपाल चाह रहा था कि हम दक्षिण की ओर बढ़ें। और दक्षिण में, नेपाल के दक्षिण में कौन था? तो अवध की सीमा थी या बंगाल की सीमा थी। अवध और बंगाल में कौन थे? अंग्रेज थे। तो निश्चित बात है कि अब अंग्रेज, अगर नेपाल चाहेगा कि हम राजनीतिक विस्तार करें दक्षिण की ओर, तो वह उसका सीधा टकराव किसके साथ होगा? तो नेपाल अंग्रेज के साथ होगा। अंग्रेजों ने क्या किया? 1801 एडी में गोरखपुर को जीत लिया। गोरखपुर को जीत लिया। जब गोरखपुर को अंग्रेजों ने जीत लिया तो अब नेपाल की सीमा और अंग्रेजों की सीमा जो है आपस में टकराने लगी। अब यहां पर यह बात हुआ कि अब मानचित्र का सही सही एक रेखांकन हो जाए। जब अंग्रेजों ने गोरखपुर जीत लिया तो
नेपाली सेना ने क्या किया, बस्ती जिला है उत्तर प्रदेश में, उसके उत्तर में जाइएगा तो दो गांव है, शिवराज गांव है और बुटवाल गांव है। शिवराज गांव है और बुटवाल गांव है। इस दोनों गांव को पर जो है नेपालियों ने कब्जा कर लिया। लेकिन शीघ्र ही जो है स्थिति को अंग्रेजों ने संभाल लिया और शिवराज और बुटवाल पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ कि उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था मुक्त व्यापार का समर्थक था। 1813 से लेकर 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स था भारत का, और भारत में वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो, तो ब्रिटिश प्रभुसत्ता ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में माना जाए। तो यही सब कारणों से जो है यहाँ पर अब जो है नेपाल और भारत अंग्रेज के बीच युद्ध शुरू हो गया, और 1814 में युद्ध शुरू हो गया और यह युद्ध चला 1816 तक। मेजर अमर बहादुर थापा थे, अमर बहादुर थापा थे, और अंग्रेज सेनापति थे ऑक्टर लोनी। अंग्रेज सेनापति थे ऑक्टर लोनी। दोनों में लड़ाई हुआ। सिख नेता नेपाली सेनापति थे अमर बहादुर थापा और अंग्रेजी सेनापति थे ऑक्टर लोनी, इनके बीच लड़ाई हुई। और फिर जो है 1815 के दिसंबर में जाके सुगौली की संधि तैयार हुई। बात को थोड़ा समझिएगा, दिसंबर 1815 में जो है नेपाल और भारत अंग्रेज के बीच सुगौली की संधि को लेखबद्ध किया गया। साइन नहीं हुआ, सिग्नेचर नहीं हुआ। सिग्नेचर का हुआ है मार्च 1816 में। दिसंबर 1815 में जो है सुगौली की संधि को लेखबद्ध किया गया कि क्या क्या संधि की शर्तें होगी, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा गया, साइन नहीं किया गया। साइन कब किया गया? मार्च 1816 में। इसलिए परीक्षा में जब भी पूछे कि सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, तो मार्च 1816 में। अगर परीक्षा में यह पूछ लिया कि सुगौली की संधि का ड्राफ्ट कब तैयार हुआ, लेखबद्ध कब किया, तो यह लेखबद्ध हुआ था दिसंबर 1815 में। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, नेपाल और भारत के अंग्रेज के बीच में। अब सुगौली की संधि की शर्त क्या थी? तो सुगौली की संधि की शर्त यही था कि पहला शर्त यह था कि अब जो है ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा नेपाल में। दूसरा था शर्त कि अब ब्रिटिश के अतिरिक्त नेपाल में कोई भी अन्य यूरोपीय शक्ति नहीं रहेगी। दूसरा शर्त यह था। तीसरा शर्त यह था कुमायूं का क्षेत्र और गढ़वाल का क्षेत्र, ये सब क्षेत्र जो है अब अंग्रेजों को मिल गया। सिक्किम भी मिल गया, सिक्किम भी जो है वह अंग्रेजों को अब मिल गया। कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम, दार्जिलिंग, जितने भी आज के पर्वतीय स्थल हैं जो घूमने के लिए हम लोग जाते हैं गर्मी के महीनों में, मसूरी, देहरादून, अल्मोड़ा, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ना, दार्जिलिंग, शिमला, ये सब जो थे पहले नेपाल के ही अंतर्गत थे। अब वो सारे क्षेत्र जो है अंग्रेजों को मिल गया। यह हो गया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं इससे यह अंग्रेजों को एक फायदा क्या होगा कि जो नेपाली सैनिक होते थे, गोरखा और बहादुर होते थे, ये अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए और इनको जो है इन्होंने अंग्रेजों का बहुत ही सैनिक के रूप में बहुत साम्राज्य की बढ़ोतरी के लिए काफी जी जान लगाया। और 1857 के विद्रोह में नेपाली जो गोरखा और बहादुर थे वो अंग्रेजों के राजभक्त बने रहे और अंग्रेजों को जीत दिलाने में काफी मदद की। इसी कारण से अंग्रेजों ने गोरखा रेजिमेंट भी बनाया था। ये पर्वतीय लड़ाई में काफी जो दक्ष होते थे। तो यही आपका नेपाल के साथ जो है 1816 में सुगौली की संधि हुई। और ये सब सुगौली की संधि से यही फायदा हुआ कि नेपाल में जो है ब्रिटेन का जो विदेश नीति पर नियंत्रण हो गया। और दूसरा फायदा यह हुआ कि वहाँ के गोरखा और बहादुर जो है ब्रिटिश सेना में पर्याप्त मात्रा में शामिल हुई और उन्होंने अब जी जान लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की। 1857 विद्रोह में भी उन लोगों ने अंग्रेजों का काफी मदद किया। यही है। उसके बाद है नेपाल के बाद है बर्मा। देखिए बर्मा जो है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन काफी है। यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक संसाधन काफी है। प्राकृतिक संसाधन में जंगल काफी है,
वन जिसको कहते हैं। और इस वन पर नजर किसका था? अंग्रेज उद्योगपति का नजर था, लालची नजर था कहिए इसको। दूसरा कारण यह था कि बर्मा में अंग्रेज उद्योगपति चाहते थे कि ब्रिटिश वस्तु पहुंचे, ब्रिटिश बाजार बने, ये दूसरा कारण था। बर्मा में क्या है कि लोगों ने अपना सीमा का विस्तार करना शुरू कर दिया था। जैसे बर्मा ने सियाम पर अधिकार कर लिया, आसाम पर अधिकार कर लिया। इससे क्या हुआ कि बर्मा और ब्रिटिश भारत की जो सीमा है वो आपस में टकराने लगी। वहां के लोगों ने मतलब जो है बढ़ चढ़ कर सीमा विस्तार में रुचि लिया। और चौथा कारण यह था कि बर्मा में फ्रांस की गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। फ्रांस की गतिविधियां थी, इटली भी, जर्मनी, इस सब का गतिविधि काफी बढ़ गया था। ऐसा अंग्रेज का कहना था कि फ्रांस और इटली, जर्मनी की आपकी यहां गतिविधियां ज्यादा बढ़ गई है। पहला जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था वो 1824 और 26 में हुआ था। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड एमहर्स्ट थे। कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट थे। यह लड़ाई शुरू हो गया और लड़ाई में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सीमा थी और बर्मा जो है आसाम के रास्ते जो है दोनों की सीमा टकराने लगी। तो इस कारण से यह युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध में अंग्रेज जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन उसी समय से समुद्री मार्ग से जो उसका पत्तन है रंगून पर, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो 1826 में यांडबू की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? यांडबू की संधि। और इस यांडबू की संधि के अनुसार अराकान का क्षेत्र अब अंग्रेजों को मिल गया। अराकान का क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया। अब एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है बर्मा में रखा जाएगा और मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। ये 3 शर्तें थी। अराकान का क्षेत्र ब्रिटिश को मिल गया, ब्रिटिश एक रेजिडेंट बर्मा में रखा जाएगा और मणिपुर को एक स्वतंत्र क्षेत्र माना जाए। अराकान, तेनासरीम, ये 2 क्षेत्र थे जो ब्रिटिश को मिल गया था इसमें। तो यही यांडबू की संधि। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से लेकर 26 तक। उसके बाद दूसरा बर्मा युद्ध हुआ 1852 में। इस समय लॉर्ड डलहौजी जो था भारत का गवर्नर जनरल था। अब यहां पर कहानी यह हुआ कि उस समय जो बर्मा का राजा था वह जो है यांडबू की संधि को मानने से इनकार कर दिया। और यांडबू की संधि को नहीं मानने का कारण यह था कि जो बर्मा में ब्रिटिश व्यापारी थे वह जो थे एक तरह से कह सकते कि प्राकृतिक संसाधन को दोहन कर रहे थे और व्यापार के लिए वो कुछ भी, अंग्रेज व्यापारी कुछ भी कर सकते थे। जब यांडबू की संधि को वहां के राजा ने मानने से इनकार कर दिया तो व्यापारी लोग पहुंच गए डलहौजी के पास और डलहौजी ने बस सिर्फ इतना ही कहना था व्यापारियों का, डलहौजी ने बर्मा को जीत लिया, बर्मा पर मिला लिया। और बर्मा को जो मिलाया तो इसमें इस बार जो है रंगून को मिला लिया और पेगू को मिला लिया। 2 क्षेत्रों को इसने रंगून और पेगू को मिला लिया। यही है आपका द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 का। इसका जो कॉस्ट है, खर्च जो है, युद्ध में जो खर्चा हुआ है वो अब कौन देगा? तो वह दिया गया ब्रिटिश खाता से, सॉरी भारतीय खाता से दिया गया, भारतीय खाता से दिया गया। देखिए ब्रिटिश विदेश नीति के निर्धारण में भारतीयों का पैसा खर्च हुआ, भारतीय सैनिक का खून बहा, यही सच्चाई है। और ब्रिटिश ने उसका लाभ कमाया। उसके बाद तीसरे में 1885 में कहानी, 1885 में बर्मा को मिला लिया गया, संपूर्ण बर्मा को मिला लिया गया। उस समय गवर्नर जनरल थे डफरिन। इसमें कारण यह था कि बर्मा में फ्रांस की गतिविधि और जर्मनी का गतिविधि, इटली का गतिविधि बढ़ रहा था। व्यापारी चाह रहे थे कि चीन से हमारा व्यापार बढ़े, चीन से हमारा व्यापार बढ़े बर्मा के रास्ते। अंग्रेज व्यापारी चाह रहे थे कि चीन से हमारा व्यापार बढ़े बर्मा के रास्ते।
और वहाँ का जो राजा चाह रहा था कि नहीं फ्रांस का यहाँ पर अधिपति बने। फ्रांस ने मार्ली में एक जेल बनाना भी एक रोड बनाना भी शुरू कर दिया था। इस सब बात से अंग्रेज काफ़ी शंकित हो गए थे। और दूसरा यह था कि एक अंग्रेज टिम्बर कंपनी था, अंग्रेज टिम्बर कंपनी था। इस टिम्बर कंपनी पर बर्मा के राजा ने भारी कर लगा दिया। इन सब कारणों से डफरिन ने 1885 में संपूर्ण बर्मा को मिला लिया और बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद बर्मा में राष्ट्रवादी आंदोलन काफ़ी तेज हो गया और 1914 के बाद जो होम रूल आंदोलन की मांग वहाँ होने लगी, जैसे भारत में हो रहा था, तो बर्मा में भी वहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर दिया। क्योंकि बर्मा और भारत एक ही था उस समय, तो इस बर्मा के राष्ट्रवादी आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारत की संस्था थी, इसने भी मदद किया। तो अंग्रेज काफ़ी बर्मा के राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए 1935 के एक्ट में 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। लेकिन बर्मा में राष्ट्रवादी आंदोलन इतना तेज हो गया था कि 4 जनवरी 1949 को बर्मा को स्वतंत्र करना पड़ा अंग्रेजों को। यही है बर्मा का इतिहास। बर्मा के बाद है अफगानिस्तान। बर्मा के बाद अफगानिस्तान। बर्मा पर अंग्रेज इसलिए भी चाहते थे कि बर्मा जो है दक्षिण पूर्व एशिया पर के जाने के लिए भारत से एक अच्छा मार्ग था, सही मार्ग था। और दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे। अगर बर्मा मजबूत हो जाता या बर्मा पर ब्रिटेन नहीं कब्जा करता तो दक्षिण पूर्व एशिया के जो ब्रिटेन उपनिवेश थे उस पर भी खतरा मंडरा सकता था। इस सब कारणों से बर्मा को ब्रिटेन ने अपने भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बना लिया और 1935 के एक्ट में फिर अलग किया। खैर, अब हम लोग आते हैं अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान जो है भारत के सीमावर्ती इलाका पर आता है। अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है ईरान रूस से टकराता है, तो रूस कभी भी अफगानिस्तान होकर भारत पर आक्रमण कर सकता था। तो अफगानिस्तान को जो है पर अंग्रेजों की नजर गई, पहला कारण यह था। दूसरा यह था कि अब ईरान जो था वह जो है इस समय रूस के खेमा में जा चुका था। तो अब अफगानिस्तान रूस के नियंत्रण में नहीं जाए, तो इसके लिए जो है अंग्रेजों का ध्यान अफगानिस्तान की ओर गया। बाजार तो है ही, मध्य एशिया के लिए एक बहुत बड़ा ये बाजार का एक ट्रांजिट रूट था। तो इस सब कारणों से अंग्रेज ने अफगानिस्तान पर ध्यान दिया। इस समय अफगानिस्तान का राजा था दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद को अंग्रेजों ने कहा कि आप जो है हमसे दोस्ती कर लीजिए। दोस्त मोहम्मद कहा कि ठीक है, हम आपसे दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन रणजीत सिंह से के पास जो पेशावर है वो हमको आप जीत के दे दीजिए। रणजीत सिंह के जो पेशावर है उनसे मांगकर आप जो है हमको दे दीजिए। दोस्त मोहम्मद का अफगानिस्तान के जो अमीर जो थे दोस्त मोहम्मद, उनका कहना था कि हम आप अंग्रेज से दोस्ती कर लेंगे, लेकिन दोस्ती के बदले में रणजीत सिंह के पास जो पेशावर है वह आप हमको दे दीजिए, रणजीत सिंह से मांग के। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो ऑकलैंड था। ऑकलैंड ने कहा कि इस पर ऑकलैंड तैयार नहीं हुआ और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो जाता है 1838 से 1842 तक। रणजीत सिंह, ऑकलैंड और शाह शुजा जो था अहमद शाह अब्दाली का पोता था और उसका भी कब्जा काबुल की गद्दी पर था। तो शाह शुजा जो है ऑकलैंड से इसलिए मिल गया कि दोस्त मोहम्मद को आप हटा दीजिए और आप हमको वहां का राजा बना दीजिए। यह हम चर्चा कर चुके हैं जब हम आपको सिंध विजय पढ़ा रहे थे, तो उस समय हमने ये सब चर्चा किया था, अंग्रेजों का सिंध विजय, कि अंग्रेजों ने शाह शुजा को कहा कि ठीक, हम आपको अफगानिस्तान जीतने में मदद करेंगे, बदले में सिंध पर आप अपना दावा छोड़ दीजिए। तो अंग्रेज ऑकलैंड ने शाह शुजा से कांटेक्ट कर लिया था और उस संधि की मान्यता द्विपक्षीय संधि हुई थी, रणजीत सिंह से भी वो ले लिया था। 1838 में संधि हुई थी। ये हम जब अंग्रेजों ने सिंध कैसे जीता उसमें चर्चा किए थे, याद होगा।
और यहां पर अफगानिस्तान में इन्होंने अग्रगामी नीति का पालन किया ऑकलैंड में। लेकिन ऑकलैंड जो है ने क्या किया, 1840 ईस्वी में शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया। शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया। दोस्त मोहम्मद जो है चला गया रूस के नियंत्रण में। दोस्त मोहम्मद कहां चला गया, रूस के नियंत्रण में, और 1840 में शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया गया ऑकलैंड के सपोर्ट से। लेकिन वहां की जनता ने क्या किया कि शाह शुजा को मार दिया, और दोस्त मोहम्मद का बेटा था अकबर खां को जो है वहां की कबायलियों ने जो है अफगान का राजा घोषित कर दिया। और यहाँ पर ब्रिटिश की काफ़ी हार हुई, शाह शुजा भी मारा गया और अंग्रेजों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो 1842 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड जो है यहाँ से जब चले जाते हैं तो एलनबरो आते हैं, और वो आते ही सबसे पहला काम करते हैं कि अफगान युद्ध को बंद कर देते हैं। अफगान युद्ध को बंद कर देते हैं और अफगान की जो यथास्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। और यहीं से जो है एक तरह से अफगानों के प्रति निष्क्रियता की नीति शुरू होती है, जो जॉन लॉरेंस जो 1863 में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, तो कुशल आक्रमणीयता की नीति अफगानों के प्रति उनका था, कुशल आक्रमणीयता की नीति। लेकिन जब 1878-76 में लॉर्ड लिटन आते हैं वायसराय बनकर, तो वह जो है अफगानिस्तान के प्रति एक आक्रामक रुख जो है शुरू करते हैं, जिसको अग्रगामी नीति या फॉरवर्ड पॉलिसी भी कहा जाता है, वो शुरू करते हैं। इस समय जो है रूस से भी जो है अफगानियों का जो है एक तरह से कह सकते हैं कि गठजोड़ बढ़ चुका था। तो दूसरा जो है आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1878 से लेके 1880 तक। उस समय वहां का शेर अली अफगान का अमीर था। शेर अली जो था अफगान अमीर था वहां का। शेर अली से लड़ाई होता है और 1879 में गनमक की संधि होती है। गनमक की संधि होती है। लॉर्ड लिटन गनमक की संधि करता है शेर अली के साथ, लेकिन शेर अली क्या करता है कि संधि को मानने से इनकार कर देता है और भाग जाता है रूसी तुर्किस्तान के क्षेत्र में, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। रूसी तुर्किस्तान के क्षेत्र में चला जाता है, भाग के संधि को मानने से इनकार कर देता है। शेर अली का बेटा है याकूब खान। याकूब खान ने जो है गनमक की संधि को स्वीकार कर लिया, और एक तरह से कह सकते हैं कि गनमक की संधि के द्वारा अफगान में काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया, और ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया, और अफगान की जो विदेश नीति है उस पर अब ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। तो अब कह सकते हैं कि काफ़ी इससे फायदा हुआ अंग्रेजों को। फिर जब लिटन चले जाते हैं तो लिटन ने भी जो है अफगान में जो यथास्थिति जो था उसको स्वीकार कर लिया, उसमें कोई ज़्यादा हेरफेर नहीं किया। ये हो गया द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का कहानी। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 से लेकर 1921 तक। इस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और एक थे अमानुल्लाह खां। अमानुल्लाह खां इस समय क्या हुआ कि 1917 में रूस की क्रांति हो गई, तो रूस जो है अफगानिस्तान को खुलकर सपोर्ट करने लगा। प्रथम विश्व युद्ध में अफगान सैनिकों का जो हौसला काफी बुलंद हो गया, तो अमानुल्लाह खां सब जो है विद्रोह कर दिए, और फिर जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड को जो है 1921 में अफगानिस्तान के साथ एक समझौता करना पड़ा, और एक तरह से पराजय बोध के साथ जो है वहां से अफगानिस्तान की विदेश नीति को अफगानियों को देकर वो वहां से हट लिए। तो कहने का अर्थ कि अफगानिस्तान में जो है ब्रिटेन नियंत्रण नहीं कर सका, और 1921 में वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने वहां से वापस लेने का निर्णय लिया। तो यह हो गया आपका अफगानिस्तान के बारे में।
अब अफगानिस्तान के बाद है एक तिब्बत। तिब्बत में दलाई लामा का शासन था, दलाई लामा का शासन था, और यह एक स्वायत्त शासी क्षेत्र था चीन का। यह एक स्वायत्त शासी क्षेत्र था चीन का। तिब्बत पर एक व्यापार की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट था यह कि यहां पर प्राकृतिक संसाधन काफी थे, प्राकृतिक संसाधन काफी थे। इन सब कारणों से अंग्रेज का नजर तिब्बत पर गया। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने यंग हस्बैंड अभियान भेजा। यंग हस्बैंड अभियान भेजने का कारण यही था कि तिब्बत में रूस की गतिविधि काफी बढ़ रही थी। उसी गतिविधि पर नियंत्रण के लिए लॉर्ड कर्जन ने यंग हस्बैंड अभियान भेजा, लेकिन बात कुछ बना नहीं तो युद्ध शुरू हो गया। कहा जाता है कि 700 तिब्बती इस युद्ध में मारे गए, और फिर जो है लहासा की संधि हुई। लहासा की संधि में रूस, चीन ने भी सब अधिक हस्ताक्षर किया, और तिब्बत को जो है एक स्वायत्त शासित, मतलब अगर तिब्बत पर कोई भी फैसला होगा तो उसमें एक पक्ष अंग्रेज तो होंगे ही, और दूसरा एक पक्ष रूस भी होगा और तिब्बत भी, चीन भी होगा। तो कहने का अर्थ कहीं ना कहीं कालांतर में चीन का तिब्बत पर जो है अंग्रेजों ने एक तरह से कह सकते अलिखित मतलब अधिकार मान लिया इसको, या इसको मतलब इनडायरेक्ट यही है इसको कहने का। और दूसरा यह है कि 75 लाख रुपया युद्ध हर्जाना वसूलने के लिए कहा कि 75 लाख रुपया तिब्बत वासियों को कहा कि आपको देना पड़ेगा युद्ध हर्जाना के लिए। उसका 1 लाख रुपया वार्षिक देना पड़ेगा। जमानत के तौर पर जब तक आप नहीं दीजिएगा तो 75 साल के लिए चुंबी घाटी पर नियंत्रण अंग्रेजों का रहेगा। तो यही है तिब्बत के बारे में अंग्रेजों की विदेश नीति। यह अंग्रेजों ने जो भी विदेश नीति को ध्यान बनाया था वो भारत के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं था, वह कहीं ना कहीं अपनी औपनिवेशिक मानसिकता की पूर्ति के लिए ही बनाया था। नेपाल एक बफर राज्य था, वह भारत और चीन के बॉर्डर के बीच में बनाया गया, फिर तिब्बत बनाया गया भारत और चीन के बीच में। खैर ये सब जब IR पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस में। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। कोई भी कमेंट हो आप जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।